हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम में कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6 बेसिक यूबंटू लिनक्स कमांड के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने बेसिक कमांड्स, उसके सिंटैक्स एंड डायरेक्टरी के साथ कैसे काम करना है वो देखा। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर फाइल के साथ कैसे काम करेंगे, फाइल को परमिशन कैसे देना है वो सब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग विद फाइल्स। तो डायरेक्टरी जनरली वर्क्स एज अ कंटेनर। डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ ना कुछ फाइल्स या फिर कुछ भी डेटा हम वहां पे स्टोर करते हैं। The data is normally stored in files which further may be stored in directory for proper arrangement and easy access. तो जो भी हम फाइल बनाते हैं, जो भी हम फाइल के अंदर डेटा सेव करते हैं, वो हम प्रॉपरली अरेंजमेंट यानी कि हम उसका वहां पे प्रॉपरली सेव कर रहे हैं और पर्टिकुलर जिस नाम की डायरेक्टरी में सेव करेंगे यानी कि जिसके रिलेटेड डेटा होगा उस नाम की पर्टिकुलर डायरेक्टरी बनाकर हम वो डेटा वहां पे वो स्टोर करेंगे, ताकि हम फ्यूचर पर्पस में उसका आसानी से हम यूज कर सकें। टेक्स्ट एडिटर्स लाइक नैनो, पिको, वीआई और वीआईएम, विम, ईडी एंड अदर आर जनरली बेस्ट सुटेड फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ लिनक्स के अंदर अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल है। तो आप इन सारे टेक्स्ट एडिटर का यूज करके आप लिनक्स में टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो। However, many times the users need to create a file quickly. The cat command comes in handy in such scenario. It is mainly used to display the contents of a small file on the terminal. तो कभी कभार कुछ टेक्स्ट फाइल्स बनाने के लिए हम यहाँ पे cat कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे cat कमांड के थ्रू हम यहाँ पे क्विकली फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी हमें डेटा लिखना है वो डेटा लिख कर यहाँ पे उसको पर्टिकुलर डायरेक्टरी में उसको सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ फाइल यूजिंग अ केट कमांड। तो केट कमांड से फाइल कैसे क्रिएट करें, तो चलिए देखते हैं। नाउ टाइप द कमांड केट फॉलोड बाय अ ग्रेटर देन सिंबल एंड नेम ऑफ द फाइल एज शोन बिलो। तो टर्मिनल विंडो के अंदर केट कमांड टाइप करो और ग्रेटर देन सिंबल का यूज करो और उसके बाद आपको जो भी फाइल क्रिएट करनी है वो फाइल का नाम लिखो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि केट ग्रेटर देन और इंट्रोडक्शन, दैट मींस इंट्रोडक्शन हमारी फाइल का नाम है। When we execute this command, the cursor will be positioned in the next line, waiting for us to type the contents of the file. तो जब भी ये कमांड हम लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टर्मिनल के अंदर एक कर्सर वहां पे ब्लिंकिंग करता हुआ हमें दिखेगा। डेट मीन्स कि हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है और फाइल के अंदर हम डेटा एंटर करने के लिए रेडी है। टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू स्टोर इन द फाइल एंड प्रेस कंट्रोल प्लस डी। तो जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करनी है वो टेक्स्ट टाइप कर लो और कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना जब भी आपका काम खत्म हो जाए, यानी कि आप टाइप कर लो, सारा डेटा इंसर्ट हो जाए, बाद में आपको टर्मिनल विंडो में वापस आने के लिए आपको वहां पे कंट्रोल प्लस डी की प्रेस करना होगा। दिस विल टेक यू बैक टू दी कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाओगे, डेट मीन्स टर्मिनल विंडो पे आप वहां पे वापस हो जाओगे, यानी कि फाइल से एग्जिट हो जाओगे। The combination Ctrl plus D in Linux indicate the end of the file characters। तो Ctrl plus D की दबाने से यहाँ पे हम फाइल को एंड कर लेंगे और हमारा डेटा जो भी हो लिखा हुआ होगा वो फाइल के अंदर सेव होकर हम वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। The greater than symbol used in the above command is known as a redirection operation। तो जो भी ग्रेटर देन सिंबल का हमने वहां पे जो यूज किया कमांड के अंदर वो यहाँ पे रीडायरेक्शन पर्पस के लिए हम उसको यूज कर देते हैं। डेट मीन्स वो रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स हम उसको कहेंगे। इट इज यूज टू इंस्ट्रक्ट दिस सेल दैट अ रीडायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट इज इनपुट शुड गो टू द स्पेसिफाइड फाइल। तो वो कमांड प्रॉम्प्ट को या फिर अपने सेल को वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कुछ रीडायरेक्शन की जरूरत है, यानी कि हम जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक फाइल के अंदर जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपेंडिंग कंटेंट यूजिंग अ कैट कमांड। तो assume that you have an existing file and you want to add some more content in a file। तो यहाँ पे assume करो कि हमारे पास कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल है और उस फाइल के अंदर हमें कुछ और डेटा वहां पे ऐड करना है। द कैट कमांड कैन बी यूज अगेन हियर विथ वन सिंपल चेंज। तो यहाँ पे कैट कमांड का भी हम यूज करके फाइल को अंदर कुछ एडिट करना होता है वहां पे एडिट कर सकते हैं।
The redirection operators used previously is to be replaced by append output redirection operator. तो जो हमने लास्ट कमांड के अंदर जो रिडायरेक्शन ऑपरेटर यानी कि ग्रेटर देन का यूज किया था वो यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ पे अपेंड आउटपुट के लिए हम यहाँ पे डबल ग्रेटर देन रिडायरेक्शन का हम यहाँ पे ऑपरेटर का यूज करेंगे. The command to append data in the introduction file is shown below. तो यहाँ पे कमांड टाइप करना है CAT और फिर यहाँ पे append output डबल ग्रेटर देन का आप यूज करो और जिस फाइल के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना था उस फाइल का नाम दे दो यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल का नाम लिख दो और जो डेटा एंटर करना है वो डेटा यहाँ पे एंटर किया और वापिस से Ctrl+D की प्रेस करके मैं वहां से एग्जिट होगा. Note that if the file already exists and we use the command cat or greater than file name, then the existing content will be overridden with the new one. अगर हमने यहाँ पे cat greater than और जो existing फाइल थी उसी फाइल का नाम लिखकर हमने डेटा इंसर्ट करने का ट्राई किया तो जो पुराना डेटा था वहां पे वो ओवरराइट होकर हमने जो नया डेटा इंसर्ट किया होगा वो नया डेटा वहां पे आ जाएगा और जो पुराना डेटा था वो वहां से निकल जाएगा. So it is necessary to be careful while opening a file that already has some content. तो जो भी फाइल के अंदर हमने कंटेंट लिखे हुए हैं तो उस फाइल को ओपन करने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और केयरफुली हमें वो फाइल ओपन करना है. कमांड में जल्दबाजी ना करके केयरफुली कमांड का यूज करो और पर्टिकुलर कमांड का यूज करके हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते जाओ. नेक्स्ट पॉइंट है concatenating multiple files using a cat command. So the cat command can also be used to concatenate the contents of multiple files and store it in another. The syntax of using the concatenation is shown below. तो यहाँ पे आप दो फाइल को कंबाइन करके कोई और एक नई फाइल क्रिएट करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो. तो उसके लिए यहाँ पे कमांड है cat फाइल नेम 1 और फाइल 2 और यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे फाइल 3. So the above command will create file 3 that contains the tags of both the files, namely file 1 and file 2. तो यहाँ पे जो फाइल 3 लिखा हुआ है यानी कि ग्रेटर देन के बाद जो हमने यहाँ पे फाइल 3 लिखा तो उसका मतलब वो रहेगा कि फाइल 3 यहाँ पे वो क्रिएट होगा यानी कि हमारी नई फाइल का नाम हमने लिखा हो और हमने फाइल 1 एंड फाइल 2 के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट हमें फाइल 3 के अंदर यहाँ पे कॉपी करना था यानी कि दोनों को मर्ज करना था. The new file create will have contents based on the sequence of the file names. तो जैसे हमने वहां पे फाइल नेम की जो भी सीक्वेंस लिखी है यानी कि फाइल 1 पहले लिखा है और फाइल 2 बाद में लिखा है तो फाइल 3 के अंदर भी पहले फाइल 1 का डेटा आएगा एंड देन आफ्टर फाइल 2 का डेटा वहां पे इंसर्ट होगा. अगर मैंने वहां पे फाइल 2 पहले लिखा हुआ होता एंड फाइल 1 बाद में लिखा हुआ होता तो फाइल 2 का डेटा सबसे पहले दिखता फाइल 3 के अंदर एंड फाइल 1 का डेटा मुझे बाद में देखने को मिलता. Here the initial content will be of file 1 after which the content of file 2 will be appended. तो हमारे एग्जांपल के मुताबिक फाइल 1 का जो भी कंटेंट होगा वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा and then after you will see file 2 content साथ में वहां पे वो ज्वाइंट हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक है deleting a file. The rm command is used to delete or remove one or more files. तो यहाँ पे हम rm command का यूज करके कोई भी फाइल को डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं. हम rm कमांड का यूज करके कोई एक फाइल को डिलीट करना हो या फिर उससे ज्यादा फाइल को डिलीट करना हो तो भी हम rm कमांड का यूज करके हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टू डिलीट द फाइल इंट्रोडक्शन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड rm और स्पेस का यूज करके यहाँ पे फाइल का नाम हम लिखेंगे यानी कि जो फाइल डिलीट करनी है वो फाइल का नाम लिख दो. We can also delete multiple file using a single rm command. For instance, the command तो हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल भी एक साथ एक ही कमांड के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं. तो उसके लिए यहाँ पे कमांड लिखना है आपको rm और जो भी फाइल आपको डिलीट करनी है या फिर जितनी भी फाइल आपको डिलीट करनी है सारी फाइल का नाम 1 बाय 1 लिखते जाओ और हर एक फाइल के बीच में हर एक फाइल के नेम के बीच में आपको वहां पे स्पेस लिखना जरूरी है. यानी कि एग्जांपल में हमने देखा कि rm फाइल 1 स्पेस फाइल 2 स्पेस फाइल 3 और एंटर प्रेस करोगे तो एक साथ 3 फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी. तो यहाँ पे rm कमांड के साथ हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस का भी हम यूज कर सकते हैं. तो देखें कि वो ऑप्शन के साथ वो हमें किस तरह का आउटपुट देने वाले हैं. तो सबसे पहला है यहाँ पे rm-i और कोई भी फाइल का नाम यानी कि फाइल नेम. तो डिलीट द फाइल यूजिंग इंटरएक्टिव मोड. द यूजर विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई द डिलीट ऑपरेशंस. तो यहाँ पे
जब भी हम rm-i कमांड का यूज करके कोई भी अगर फाइल लिखेंगे डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहला वो कमांड प्रॉम्प्ट में एक मैसेज आएगा, वो यूजर से पूछेगा कि हमें क्या एक्चुअली ये फाइल को डिलीट करनी है। अगर यूजर ने यस रिस्पॉन्स दिया तो फाइल डिलीट हो जाएगी, और नो रिस्पॉन्स दिया तो वो वापस से फाइल अपने डायरेक्टरी में वहां जहां थी वहां ही आपको मिलेगी। फिर दूसरा ऑप्शन है rm माइनस r डायरेक्टरी नेम, तो डिलीट्स द डायरेक्टरी एंड अलोंग विथ ऑल इट्स कंटेंट। तो यहाँ पे जब भी हम rm माइनस r का यूज करके हम कोई भी डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे तो वो पूरी डायरेक्टरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी, और डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स भी डायरेक्टरी के साथ डिलीट हो जाएगी। फिर ऑप्शन है rm माइनस r स्पेस हैशटैग सिंबल का यूज किया, यानी कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो डिलीट ऑल कंटेंट्स within the current directory, and here the symbol hashtag is known as a wildcard characters। हमारी जो करंट डायरेक्टरी होगी वो डायरेक्टरी के अंदर जो भी कुछ होगा, डायरेक्टरी होगी या फिर फाइल होगी, वो सारा कुछ यहाँ से वो डिलीट कर देगा। एंड नेक्स्ट है rm माइनस r space f space hashtag, that means same as a rm minus r but also deletes the content even if it is write protected। तो यहाँ पे जो राइट प्रोटेक्टेड वाली जो फाइल होगी उसको भी यहाँ से वो डिलीट कर देगा, और जबकि rm माइनस r कमांड के अंदर जो राइट प्रोटेक्टेड फाइल होगी वो सिर्फ डिलीट नहीं होगी, बाकी की सारी फाइल्स वहां से वो डिलीट कर देगा। मगर राइट प्रोटेक्टेड फाइल को भी अगर हमें डिलीट करना है तो हमें वहां पे कमांड लिखना है rm माइनस rf, और हैशटैग सिंबल का यूज करेंगे तो राइट प्रोटेक्टेड फाइल्स भी वहां पर्टिकुलर डायरेक्टरी में से वो निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम। The ls command give us the list of the contents in the current or a specific directory। तो ls command का जब हम यूज करेंगे तो हमें वहां हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें वो फाइल और डायरेक्टरी का लिस्ट देखने को हमें मिलेगा। The ls command can be used with different option to change the output। और हम ls कमांड के साथ डिफरेंट ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑप्शन का यूज करते समय हमारा अगर हमें आउटपुट भी अगर चेंज करना हो, यानी कि ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमें हमारी मर्जी के मुताबिक का आउटपुट हम ले सकते हैं। Let us now create a file named dot introduction and then check whether we are able to list it or not। तो हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर दिए जिसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट इंट्रोडक्शन। टाइप द कमांड शोन बिलो टू क्रिएट अ फाइल। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको कमांड यूज करना है, जैसे हम नॉर्मली फाइल का क्रिएट करते थे कैट कमांड से, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। मगर फर्क इतना है कि आगे यहाँ पे क्या करना है, डॉट सिंबल का यूज करना है, यानी कि CAT ग्रेटर देन डॉट इंट्रोडक्शन। और जो भी टैक्स लिखनी थी वो टैक्स हमने लिख दी, और कंट्रोल प्लस डी की प्रेस करके हम वहां से एग्जिट भी हो गए, यानी कि हम वापिस से कमांड प्रॉम्प्ट पे भी आ गए। Now use the ls command again to list the content of a file। तो वापिस से आपको वहां पे ls कमांड का यूज करना है, और देखो कि आपने जो नई फाइल बनाई हुई है अभी वो आपकी वो नई फाइल आपके लिस्ट में वो दिख रही है या नहीं। You must have observed that the file recently created is not visible on the screen। तो आप देख सकोगे कि आपने जो भी फाइल बनाई थी और वो फाइल आपके लिस्ट के अंदर वो आपको देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि डॉट इंट्रोडक्शन वो आपको लिस्ट में नहीं दिखेगी। नॉट दैट इन लिनक्स एनी फाइल दैट इज प्रीसीड बाय अ डॉट इज ट्रीटेड एज अ हिडन फाइल। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो भी फाइल नेम के आगे डॉट लिखा हुआ होगा वो लिनक्स के अंदर हिडन फाइल कहलाती है। दैट मीन्स वो हिडन फाइल वहां पे ओपन नहीं होगी, यानी कि डायरेक्टली वो शो नहीं होगी। To list hidden files in the current directory, we need to use -a option of the ls command। तो हमें हमारी डायरेक्टरी के अंदर जो भी हिडन फाइल है उसका लिस्ट भी हमें साथ में देखना है। तो वहां पे हम ls कमांड के साथ -a ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी में जितनी भी हिडन फाइल होगी सारे हिडन फाइल का लिस्ट भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न मैचिंग, यानी कि द वाइल्डकार्ड कैरेक्टर का हमें यूज करना है और उसके थ्रू हमें वहां पे पैटर्न को मैच करानी है। तो इन दी अबाउट डिस्कशंस यू हैव ऑलरेडी सीन द यूजेस ऑफ कैरेक्टर्स एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क। These characters are known as a wildcard characters used for matching a pattern as required by the user। तो जनरली हम wildcard characters का यूज कोई भी पैटर्न को अगर हमें मैच करानी हो तो हम पैटर्न को मैच कराने के लिए wildcard characters का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हैशटैग एंड क्वेश्चन मार्क दो wildcard characters अवेलेबल है। तो देखिए wildcard characters का यूज कैसे होता है। तो हैशटैग सिंबल का यूज होगा कि एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नन
यानी कि हम कोई भी कैरेक्टर्स वहां पे वो ले सकते हैं, मगर जो भी इंक्लूड होगा उसका सिर्फ वहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क है तो वो अ सिंगल कैरेक्टर को मैच करके वो हमें आंसर देगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एबीसी लिखा हुआ है, डेट मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर आइदर ए, बी और सी। तो यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर के मुताबिक वो हमें वहां पे क्या करेगा, आंसर्स देगा, मगर यूजर्स यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आंसर लिखा है यानी कि एबीसी वो अपने मुताबिक वहां पे चेंज कर सकता है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ एबीसी लिखा हुआ है, डेट मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर अदर देन एबीसी, यानी कि एबीसी के सिवा कोई और एक सिंगल कैरेक्टर्स यहाँ पे हो सकता है। और यूजर चाहे तो यहाँ से वापिस अगर अपने मर्जी के मुताबिक आउटपुट लेना है तो वो कैरेक्टर्स चेंज कर सकता है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पी डैश एस लिखा हुआ है, तो सिंगल कैरेक्टर विद इन द आस्की रेंज ऑफ कैरेक्टर पी टू एस। तो यहाँ पे पी टू एस के बीच में यानी कि पी से लेकर एस के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं उसमें से कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है कि स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ पी डैश एस। तो यहाँ पे अ सिंगल कैरेक्टर्स दैट इज नॉट विद इन द आस्की रेंज ऑफ कैरेक्टर पी टू एस, यानी कि पी से लेकर एस अल्फाबेट तक की रेंज में जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं वो सिर्फ वही नहीं होने चाहिए, बाकी के सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। Next point is manipulating files and directories. So let us now see how to perform operations like copy, move and assign permission on them. तो अब देखिए कि फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे करना है और उसके ऊपर हम परमिशन कैसे असाइन करें। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा कॉपी ऑफ फाइल। तो फाइल को कॉपी कैसे करें, तो वेरी ऑफन वी नीड टू क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ द डेटा दैट वी हैव जनरेटेड। तो द सीपी कमांड कॉपीज अ फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल्स स्पेसिफाइड एज एन आर्गुमेंट टू इट। तो यहाँ पे हमें काफी बार जरूरत पड़ती है कि हम जो भी फाइल्स बना रहे हैं वो फाइल्स की हम वहां पे कॉपी करें और फाइल के जो भी डेटा है वो किसी और फाइल के अंदर हम कॉपी करके रखें या फिर किसी और फाइल के अंदर वो डेटा यूज हो जाता है, तो हमें बार बार वो डेटा को और फाइल को कॉपी करनी पड़ती है। तो हम सीपी कमांड के थ्रू यहाँ पे वो कॉपी का फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। It creates an exact replica of a file on the disk at the location specified the users। तो यहाँ पे cp कमांड के थ्रू हम वो फाइल का एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं और हमने जो लोकेशन सिलेक्ट किया होगा उसी लोकेशन पे वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। The cp command needs at least two argument। तो cp कमांड के साथ यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट ले सकते हैं। The first argument refers to a source file while the second argument refers to a destination file। तो जो भी फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वहां पे वो सोर्स फाइल होगी यानी से हमें कहाँ कॉपी करना है वो, एंड द सेकंड आर्गुमेंट रिफर्स डेस्टिनेशन फाइल दैट मींस वो कॉपी करके हमें कौन सी फाइल में रखना है वो। यानी कि हम कमांड में देखें तो सीपी इंट्रोडक्शन स्पेस इंट्रोडक्शन अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन जो पहले लिखा हुआ है वो यहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग फाइल जो जो भी है उसका नाम है, एंड देन आफ्टर स्पेस के बाद जो न्यू अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है डेट मीन्स हम यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन फाइल में जो भी डेटा है वो हम डेटा न्यू अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन नाम की फाइल में यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। After execution of the above command, an exact copy of file introduction will be created with the name new underscore introduction। तो जो भी डेटा इंट्रोडक्शन फाइल में होगा उसका सेम एग्जैक्ट डेटा न्यू अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन नाम की फाइल में भी आपको देखने को मिलेगा। If a file with the name new underscore introduction already exists, it will simply be overwritten without any warning from the system। अगर न्यू अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन नाम की फाइल ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट होगी तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो वहां पे ओवरराइट हो जाएगा और वहां पे जो भी नया डेटा हमने कॉपी किया था वो नया डेटा आ जाएगा, यानी कि पुराना डेटा वहां से चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा और नया डेटा वहां पे ओवर रिटर्न हो जाएगा और इसकी वार्निंग सिस्टम हमें नहीं देगा। In case no such file exists, a new file will be first created and then the content on the file introduction will be copied in it। और अगर जो नई फाइल का नाम हमने लिखा हुआ है वो अगर एग्जिस्ट नहीं है तो सबसे पहले नई फाइल क्रिएट होगी, देन आफ्टर इंट्रोडक्शन नाम की फाइल में से वो डेटा कॉपी करके नई फाइल के अंदर कॉपी करेंगे। The cp command can also be used to copy more than one file into specified directory। तो हम यहाँ पे एक से ज्यादा फाइल को भी अगर कॉपी करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं और स्पेसिफाइड डायरेक्टरी के अंदर उसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड है cp
file1 स्पेस file2 और बाद में जिस डायरेक्टरी के अंदर सेव करना था उस डायरेक्टरी का नाम यानी कि my_dir. So we'll copy two files named file1 and file2 in a directory named my_dir. It is necessary that the directory my_dir already exists or else we get an error message. तो जो भी डायरेक्टरी का नाम हम लिख रहे हैं वो डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज हमें वो वहां पे एरर मैसेज देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है रीनेमिंग फाइल्स एंड और मूविंग फाइल्स. तो चेंजिंग द नेम ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी इज अनदर ऑपरेशन दैट यूजर्स परफॉर्म रेगुलरली. द एमवी कमांड इज यूज फॉर रीनेमिंग अ फाइल और डायरेक्टरी. तो यहाँ पे फाइल या फिर डायरेक्टरी का नाम अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे एमवी कमांड के साथ वो नाम चेंज कर सकते हैं. For example, to rename the file introduction to introduction.txt, execute the following command. तो अगर हमें कोई इंट्रोडक्शन नाम की एक फाइल है उसका नाम चेंज कर हमें introduction.txt करना है तो हमें कमांड यूज करना है mv स्पेस इंट्रोडक्शन यानी कि जो पुराना नाम है वो लिखो और बाद में जो नया नाम करना है वो नया नाम लिखो यानी कि introduction.txt. The command will rename the file and store it as the same location as that of the file introductions. तो कमांड वहां पे जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सीधा वो फाइल को रीनेम कर देगा और जो भी पुरानी फाइल जिस लोकेशन पर होगी उसी लोकेशन के ऊपर नई फाइल जो रीनेम हमने की थी वो वहां पे स्टोर कर देगा. Thus, no additional space is consumed on a disk during renaming. तो हम जो भी नया नाम कर रहे हैं यानी कि रीनेम कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा. जो भी पुरानी फाइल होगी सिर्फ उसका नाम रीनेम हो जाएगा और कंटेंट अंदर जो भी होंगे वो कंटेंट वहां पे सेम के सेम रहेंगे और जिस लोकेशन के ऊपर फाइल होगी उसी लोकेशन के ऊपर आपको फाइल मिलेगी. The mv command can also be used to move a file or group of file to a different directory. तो हम mv command का यूज फाइल को मूव करने के लिए भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल file1 space file2 और my_dir. So we'll move the file name file1 and file2 to the directory name my_dir. This command is also used to rename a directory. For instance, the executions of the following command mv math स्पेस मैथमेटिक्स. तो हम यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम भी अगर हमें चेंज करना है रीनेम करना हो तो हम यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम भी चेंज कर सकते हैं. उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कमांड mv और जो पुरानी डायरेक्टरी का नाम है वो और फिर हमें जो नई डायरेक्टरी का नाम करना है वो डायरेक्टरी का नाम लिख दो और फिर एंटर प्रेस करो तो वो नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो विल रिमेन एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी मैथ टू मैथमेटिक्स. Next point है paging output. So one more command is used to view one page of content on the screen at a time. For instance, if the file introduction.txt contains text that cannot fit in a single screen, then reading its content would become difficult. तो यहाँ पे एक ही स्क्रीन के ऊपर पेज पे हमें अगर वो आउटपुट हमें रीड करना है तो वो रीड करने के लिए हम यहाँ पे मोर कमांड का यूज कर सकते हैं. अगर एक एग्जांपल लिया तो introduction.txt नाम की अगर फाइल का जो भी कुछ टैग्स है वो हम यहाँ पे एक ही सिंगल स्क्रीन के अंदर सारे टैग्स रीड नहीं कर पाते तो वो टैग्स को रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो द मोर कमांड व्हेन यूज डिस्प्लेस द कंटेंट ऑफ फाइल वन पेज एट अ टाइम. तो मोर कमांड का यूज करके हमें जो भी कंटेंट है वो कंटेंट हम यहाँ पे पेज वाइज देख सकते हैं यानी कि हमारी स्क्रीन पर वो एक पेज दिखाई देगा एट अ टाइम वो एक पेज वहां पे वो डिस्प्ले करेगा. देन आफ्टर नेक्स्ट पेज अगर हमें देखना हो तो कीबोर्ड पे से कोई भी की हम प्रेस कर सकते हैं. टू व्यू द नेक्स्ट पेज वी में प्रेस एनी की. तो नेक्स्ट पेज देखने के लिए हम कोई भी की प्रेस कर सकते हैं. जनरली वी में प्रेस कैरेक्टर बी टू व्यू प्रीवियस पेज एंड कैरेक्टर एफ टू व्यू नेक्स्ट पेज. तो जनरली हमें अगर प्रीवियस पेज देखना है तो हम वहां पे बी की प्रेस करेंगे. नेक्स्ट पेज देखना हो तो हम यहाँ पे एफ की प्रेस करेंगे. द सैंपल यूजेस ऑफ द कमांड इज शोन बिलो. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मोर introduction.txt. तो अगर हम ये कमांड फॉलो करेंगे तो हमें पेज वाइज जो भी कंटेंट होगा फाइल के अंदर वो हमें पेज वाइज देखने को मिलेगा. Next point है compare two files. So the cmp command compares two files of any type. If the files compare differ in a content, then the bytes and the lines number at which the first dissimilarity occur is reported. अगर दो फाइल के बीच में अगर यहाँ पे कोई भी डिफरेंस अगर मिलता है तो
वहां पे वो बाइट्स कितने हैं डिफरेंट, और यहाँ पे कौन सी लाइन पे वो डिफरेंस आया वो आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। In case there is no difference between the contents of the files, we simply see the command prompt again. अगर दो फाइल के बीच में अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो आपको वापस से वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो जाएगा। डेट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि दोनों फाइल सेम है, वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस होगा तो कौन सी लाइन पे डिफरेंस है वो हमें वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पे कमांड यूज करना है दो फाइल को कंपेयर करने के लिए कि CMP, और दो फाइल का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पे दो अलग अलग फाइल का नाम लिखा हुआ है और CMP कमांड से हम दोनों फाइल को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। Next point है counting lines, words and characters in a file. So the WC command is used to count the number of lines, words and characters in the specified files or files. तो यहाँ पे WC कमांड का यूज करके हम फाइल के अंदर कितनी लाइन्स है, कितने वर्ड्स है या फिर कितने कैरेक्टर्स है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। The WC command can be used along with three options -L, -W and -C for counting lines, words and characters respectively. तो यहाँ पे लाइन्स को काउंट करना है तो यहाँ पे हम -L का यूज करें, वर्ड्स को काउंट करना है तो हम यहाँ पे -W का यूज करेंगे, एंड कैरेक्टर्स को काउंट करना है तो यहाँ पे हम -C का यूज करेंगे। Execute the following command to count the number of lines in the file introduction.txt. अगर introduction.txt नाम की फाइल के अंदर कितनी लाइन्स है वो अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे wc-l introduction.txt। तो हमें आउटपुट में आंसर मिलेगा 4। डेट मीन्स यहाँ पे introduction.txt के अंदर 4 लाइन्स अवेलेबल है। Similarly, the commands wc-w introduction.txt and wc-c introduction.txt will give us the count of number of words and characters in the file. To get all the information together, we can use the command as shown below. अगर हमें number of lines, words and characters तीनों चाहिए कि फाइल्स के अंदर कितने हैं तो वो फाइंड आउट भी हम एक साथ कर सकते हैं। तो वहां पे कमांड लिखना है wc-l space -w space -c space introduction.txt। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वहां पे हमें आंसर मिल जाएगा कि -l मीन सबसे पहला जो 4 लिखा डेट मीन्स नंबर ऑफ लाइंस है, यानी कि 4 लाइंस है। wc मानी कि वहां पे वो वर्ड्स है तो वहां पे 49 वर्ड्स है, एंड -c डेट मीन्स 307 जो लिखा वो -c का रिगार्डिंग आंसर है। डेट मीन्स वहां पे कैरेक्टर्स 307 अवेलेबल है। Next point है file permissions. So in the earlier section we have seen options which can be used with the ls command. The ls command have several other options also. तो हमने आगे देखा कि ls command के साथ different option का use भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे ls command के साथ हम और option का भी अगर use करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। For example, the following command when execute may result in the output similar to the one shown here. अगर हम यहाँ पे ls कमांड के साथ और ऑप्शन का यूज करके अगर हम काम करें तो यहाँ पे हमें कुछ अलग डिफरेंट आउटपुट भी यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कमांड लिखा हुआ है ls-l, और जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे वो 4 प्योरली डायरेक्टरी यहाँ पे वो दिख रही है, फाइल्स दिख रहा है कि जो भी मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर होगा वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। डेट मीन्स आप यहाँ पे कुछ देख रहे हो कि -r/w-r-r-1 एडमिनिस्ट्रेटर 313, फिर कुछ डेट लिखी हुई है, टाइम है और मेरी फाइल का नाम है। तो वैसा कुछ टैक्स आप सारे में चारों लाइन के अंदर आप देखोगे। तो देखिए ये एक्चुअली क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैटेगराइज एज अ रेगुलर फाइल और डायरेक्टरी और अ प्रोसेस। तो आप जो भी यहाँ पे जो देख रहे हो वो वहां पे कोई ना कोई एक फाइल होगी या फिर डायरेक्टरी होगी या फिर कोई ना कोई प्रोसेस होगी। It shown as the owner of the object, size of the object, data and time on which the object was created along with the name of the object. तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो यानी कि जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर देख रहा है यानी कि वो ऑब्जेक्ट का ओनर क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा ओनर है। फिर जो 313 लिखा हुआ है डेट मीन्स वो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज है। फिर आप वहां पे डेट एंड टाइम देख सकते हो यानी कि 2013 टू 15/18/04 वो आपका डेट एंड टाइम है। एंड लास्ट जो लिखा about_gandhiji.txt वो आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। तो वैसे ही सारा तीनों लाइन के अंदर बाइफरकेशन कर लो, आपको उसी तरह की इंफॉर्मेशन सेम मिल जाएगी। यहाँ पे एक
डायग्राम दिया हुआ है, डेट मीन्स उससे पता चल रहा है कि हम फाइल में परमिशन कैसे दें। तो द फर्स्ट कॉलम रिफर्स टू टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो आपको डैश दिख रहा है वो यहाँ पे वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे वो फाइल का ऑब्जेक्ट कौन सा है। द कैरेक्टर डैश इन द फर्स्ट कॉलम रिफर्स टू अ फाइल, कैरेक्टर डी रिफर्स टू अ डायरेक्टरी एंड कैरेक्टर पी रिफर्स टू अ प्रोसेस। तो जहां पे भी आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको अगर डैश मिल रहा है डेट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कोई ना कोई एक फाइल है। अगर डी लिखा हुआ होगा तो वो कोई ना कोई एक डायरेक्टरी है। एंड अगर आपको वहां पे पी लिखा हुआ मिला डेट मीन्स वो कोई प्रोसेस है। वैसा आप वहां पे बाइफरकेशन में ले सकते हो। The next 9 characters tell the system what access is permitted for this object, hence the name permissions। तो यहाँ पे बाकी के जो 9 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, बाकी के 9 जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, वो सिस्टम को बताएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन सी परमिशन दी गई है। डेट वाइज उसको हम यहाँ पे परमिशन के नाम से जानेंगे। An object in Linux has 3 permissions, namely read, write and execute। तो Linux के लिए यहाँ पे 3 मेन permissions है। R means read, W means write and X means execute। The set of 3 characters after the file type shown in a figure 2 to 4 tells which permission the owner of the file has। तो आपको कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4 के अंदर जो भी आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं डेट मीन्स वहां से वो पता चल रहा है कि ओनर के पास कौन कौन सी परमिशन है। तो यहाँ पे फिलहाल ओनर के पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट वाली परमिशन अवेलेबल है एज पर अवर डायग्राम। मगर जहां पे भी बॉक्स के अंदर अगर आपको डैश मिले डेट मीन्स व्हाट कि वो परमिशन पर्टिकुलर ओनर या फिर ग्रुप या फिर अदर यूजर्स के लिए वो परमिशन अवेलेबल नहीं है। ओनर ऑफ द फाइल इज द यूजर हु क्रिएट द फाइल, यानी कि जिस यूजर्स ने क्रिएट होगी वही फाइल उसका वो ओनर होगा। द कैरेक्टर आर इन द फर्स्ट पोजीशन मींस यू आर परमिटेड टू रीड द फाइल और W in the second position means you may write in the file. This includes the ability to delete a file। यानी कि आपके बॉक्स के अंदर अगर पहला कैरेक्टर R है डेट मीन्स व्हाट कि आप वहां फाइल को रीड कर सकते हो। फिर सेकंड बॉक्स के अंदर W लिखा हुआ है डेट मीन्स उस फाइल के अंदर आप राइट कर सकते हो, यानी कि कुछ लिख सकते हो और उस फाइल को डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। एंड X in the third position means you may execute the file। तो उस फाइल को एग्जीक्यूट करके आपको जो भी आंसर लेना है उस टाइप का आंसर भी आप वहां पे ले सकते हो, डेट मीन्स एक्स। A hyphen यानी कि dash in any position means that you don't have that particular permission। तो आपको ये नंबरिंग के अंदर जहां पे भी आपको डैश मिलेगा डेट मीन्स को आपको उस टाइप की वो परमिशन अवेलेबल नहीं है। अगर आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको वहां पे अगर डैश मिल रहा है डेट मीन्स आपको यूजर्स को रीड करने की परमिशन नहीं है। इन 3 नंबर के बॉक्स में अगर आपको डैश मिल रहा है डेट मीन्स वहां पे उसको राइट करने की परमिशन नहीं है। तो वैसा हम यहाँ पे बाइफरकेशन में ले सकते हैं। The characters in column 5 to 7 denotes permission given to the group to which users belong। तो यहाँ पे 5 नंबर से लेकर 7 नंबर तक में जो भी परमिशन है वो पर्टिकुलर कोई ना कोई ग्रुप को दी हुई है। And similarly the character in the column 8 to 10 denotes permission given to any other users or group। और 8 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के बॉक्स के अंदर जो भी परमिशन दी गई है वो परमिशन यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप को या फिर कोई अदर यूजर्स को यहाँ पे परमिशन दी गई है। A user if wishes can change the permission of an object that he or she owns। अगर कोई भी फाइल का वो ओनर है अगर वो भी परमिशन चेंज करना चाहे तो वो परमिशन चेंज कर सकता है, यानी कि जो परमिशन दी है वो वहां से वापस भी ले सकता है और एक्स्ट्रा परमिशन अगर देनी हो तो एक्स्ट्रा परमिशन भी वो दे सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग परमिशंस। परमिशन चेंज कैसे कर सकते हैं? तो टू चेंज द परमिशन वी यूज द chmod कमांड। तो परमिशन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे chmod कमांड का यूज करेंगे। द ऑपरेशन ऑफ चेंजिंग द परमिशन इज आल्सो नोन एज चेंज मोड ऑपरेशंस। तो यहाँ पे परमिशन चेंज करने की प्रोसेस को यहाँ पे हम चेंज मोड ऑपरेशन भी कह सकते हैं। For instance, in the above example, we have seen that user has read and write permission on the file। तो हमने आगे के एग्जांपल में देखा था कि यूजर्स के पास रीड एंड राइट करने की परमिशन है पर्टिकुलर फाइल के ऊपर। तो हम वो परमिशन चेंज करना चाहे तो हम कैसे चेंज करें वो देखें। तो टू मेक द फाइल रीड ओनली फाइल द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज। तो अगर वहां से हमें वो रीड अगर वो यूजर फाइल को रीड कर सकता है तो वो रीड करने की जो भी परमिशन है वो हम अगर यूजर से ले ले
उसको रीड करने की परमिशन हम ना दे तो वहां पे वो कमांड कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे कमांड फॉलो करना है कि chmod UGO यानी कि यूजर ग्रुप एंड अदर -w इंट्रोडक्शन डॉट txt। तो हम यहाँ पे ये कमांड का यूज करके वहां पे हम फॉलो कर सकते हैं। तो द कैरेक्टर U इन दी अबाउट chmod कमांड स्टैंड्स फॉर यूजर्स, G फॉर ग्रुप एंड O फॉर अदर्स। तो यहाँ पे UGO का मतलब यहाँ पे रहेगा U मीन्स यूजर, G means group and O for others. After executing the command, if we again list the file, then the output will be similar to the one shown below. अगर हमने वो कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद हम वापिस से ls-l कमांड का यूज करके चेक करना चाहे कि कौन सी कमांड कौन सी परमिशन यूजर को मिली है, तो हम वहां पे कमांड को फॉलो करें ls-l और फाइल का नाम लिखे introduction.txt। तो हमें वहां पे वो कमांड जो भी परमिशंस थी वो परमिशंस हमें दिखाई देगा। तो आप वहां पे डिफरेंस चेक कर पाओगे कि पहले वहां पे आर एंड डब्ल्यू साथ में था यानी कि रीड एंड राइट हम कर सकते थे, मगर अब हमने वहां पे सिर्फ कमांड के अंदर लिखा कि वहां पे वो सिर्फ रीड ही कर सके, राइट करने की परमिशन हमने वहां से उनसे ले ली है। तो वहां पे देखो डब्ल्यू वाली जो भी वर्ड था वो कोई भी ग्रुप के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि सिर्फ आपको आर वाली परमिशन दिख रही है, बाद में डब्ल्यू वाले जो भी बॉक्स थे वहां पे आपको डैश देखने को मिलेगा। प्लीज नोट दैट राइट ऑपरेशंस विल नॉट बी परमिटेड ऑन दिस फाइल। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो भी राइट वाली प्रोसेस थी, परमिशन थी, वो यहाँ पे कोई भी यूजर्स को नहीं है। एडिशनली इट ऑल्सो प्रिवेंट्स यूजर्स फ्रॉम डिलीटिंग द फाइल इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो यहाँ पे हमने राइट वाली परमिशन हटा ही दी है, तो कोई भी यूजर्स फाइल को इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के या फिर अजानता से भी वो वहां पर उसको डिलीट नहीं कर सकता। मिस्टेक से या फिर बाय मिस्टेक से उसको डिलीट करनी होगी तो वो डिलीट भी वहां से नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास राइट करने की परमिशन नहीं है। टू असाइन राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन टू द ओनर ऑफ फाइल, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड। अगर हमें फाइल के ओनर को सिर्फ राइट करने की परमिशन देनी है और उसको एग्जीक्यूट करने की भी परमिशन देनी है, तो हम यहाँ पे फॉलोइंग कमांड का यूज करेंगे। तो देखे कमांड के कैसा यूज होते हैं। तो chmod u प्लस wx यानी कि राइट के लिए w एंड एग्जीक्यूट के लिए यहाँ पे x यानी कि यूजर को हम परमिशन दे रहे हैं तो wx लिखा, और जिस फाइल में परमिशन देनी है उस फाइल का नाम यहाँ पे script10.sh। और फिर जाकर हम लिस्ट चेक करें यानी कि ls-l script10.sh, तो वहां पे देख सकते हो कि यूजर्स को रीड करने की, राइट करने की एंड एग्जीक्यूट करने की परमिशन आपको मिल रही है। और फिर ग्रुप के अंदर सिर्फ रीड करने की परमिशन है, राइट एंड एग्जीक्यूट की नहीं है, और अदर ग्रुप के अंदर भी रीड करने की परमिशन है, राइट एंड एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। तो आई होप कि इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर आपको जो भी कुछ समझाया फाइल एग्जीक्यूशन के बारे में शायद आप सबको समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसी चैप्टर के और एक पार्ट के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।